सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप पार्ट 3 देख रहे हैं और मृदा संसाधन यह है और पार्ट दो और पार्ट 1 दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाकर पा सकते हैं। और इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। मृदा संसाधन, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। आप नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊपर पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में आपको जाकर आप बढ़िया से समझ सकते हैं। और पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवांत तंत्र है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवच जनक सेल, मृदा बनने में देखो जनक सेल उच्चवच जनक सेल अथवा संस्तर सेल और जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। मृदा बनने के लिए आप देखेंगे उच्चवच जनक सेल अथवा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनदी अपघटन क्रियाएं यदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान माने देती हैं। और देखेंगे मृदा बनने में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। रासायनिक और जैविक परिवर्तन है जो मृदा बनने के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा जैव ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती हैं। ह्यूमस माने जो मृदा के अंदर पानी सोखने की क्षमता कह सकते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। आप देखेंगे मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदाओं का वर्गीकरण, भारत में अनेक प्रकार के उच्चवच भू आकृतियों, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जैसे आप जलोढ़ मृदा के बारे में आप देखेंगे, जलोढ़ मृदा, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, माने भारत देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। उत्तरी मैदान आप देखेंगे गंगा के क्षेत्र वाले, और आप थोड़ा मध्य प्रदेश में देखेंगे और यूपी में है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, जो यहाँ देखेंगे आप नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। आप देखेंगे महानदी के डेल्टा और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा जो है वो जलोढ़ मृदा से बना है। अगर आपको याद होगा इन नदियों का तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं पड़ेगा। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका,
के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। आकार बढ़ता जाता है। और आप ये देखेंगे, मैप आप देख सकते हैं, बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे दार चो क्षेत्र चो अभी इसका भी चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। दार चो क्षेत्र में पाई जाती हैं और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाएं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। अब मृदाएं की पहचान और किससे हो सकती है? जैसे आयु से। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। अब आप देखेंगे जलोढ़ मृदाएं आयु के आधार पर देखेंगे। पुराना जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं, और नया जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहते हैं। आप क्लास 9th में बांगर और खादर का डिफिनीशन भी आप देख चुके हैं। बांगर उसे कहते हैं जैसे जो बाढ़ आने से पहले वाला मृदा होता है उसे बांगर कहते हैं, और बाढ़ आने के बाद जो मृदा होता है उसे खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। देखेंगे आप, बांगर माने पुराना जलोढ़ मृदा की तुलना में बांगर यहाँ ज्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जैसे देखेंगे आप, जो बाढ़ के उससे बहकर आता है छोटे छोटे कण, वो मिट्टी पर जम जाते हैं, तो इससे छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। देखेंगे जलोढ़ मृदाएं अभी भी जलोढ़ मृदा बहुत लंबा फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊ के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। अभी गहन कृषि हम कृषि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं, और इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जलोढ़ मृदाओं की अगर आपको दे सकता है कि जलोढ़ मृदाओं की कैसे माने इनकी उपजाऊ बढ़ा सकती है, पैदावार बढ़ाई जा सकती है, तो आप देखेंगे सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। और हम देखेंगे अब काली मृदा के बारे में। काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है, पहला एक, और इन्हें रेंगर मृदाएं भी कहा जाता है। आप इसे याद कर लीजिए, कहीं हो सकता है आप अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो उसमें आ सकता है कि रेंगर मृदा क्या है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप आराम से उसका आंसर बता सकते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अधिकतर फसल कपास ही पाया जाता है। आप इसे अगर काली कपास मृदा भी पूछ लिया जाए तो आप उसमें संकोच मत रखिए, काली मृदा को ही कहा गया है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक सेलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखेंगे जलवायु और जनक सेल, ये दोनों चीज काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण कारण है, योगदान दिया। और इस प्रकार की मृदाएं ढक्कन पठार
पठार बेसाल्ट जिसको कहते हैं के क्षेत्र, पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। लावा जनक शैलों से बनी ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। अब आप इन मृदाओं का आप जान सकते हैं। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, दक्षिण पूर्वी में आप जाएंगे उधर नीचे साइड हिंद महासागर की तरफ, और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं माने जलोढ़ मृदा। काली मृदाएं बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी हैं और इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं। देखेंगे आप कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। देखेंगे इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। देखेंगे गर्म और शुष्क में, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। देख लीजिए दरारें की फायदा भी आप देखेंगे। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतने में मुश्किल होती है। अब आप देखेंगे जोतने में मुश्किल होती है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। और भारत में अधिकतर मानसून 15 जून से शुरुआत होता है, जहां तक आप 9th में पढ़े थे आप। अब देखेंगे लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल मृदा ढक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रावेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होते हैं। लाल मृदा आप देखेंगे पूर्वी ढक्कन पठार और वो पश्चिमी पठार में था ढक्कन के, और ये पूर्वी, और ये किस चीज से, रवेदार आग्नेय चट्टानों और कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण, आयरन जिसे कहते के कारण इनका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। आप देखेंगे इसका पीला रंग है जो जल योजन के कारण होता है। और अब देखेंगे लेटेराइट मृदा। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। वाह। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। देखेंगे आप उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के, अब अगर
क्लास 7th में अगर आप पढ़े थे कि उष्णकटिबंधीय कहाँ पर पाया जाता है, उपोष्णकटिबंधीय, तो आपको लेटेराइट मृदा याद करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं के एक के बाद, माने पहले आप देखेंगे ठंडी ऋतु आती है, उसके बाद देखेंगे शुष्क गर्म ऋतु आती है, और एक के बाद आने के कारण या भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन लीचिंग का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय pH 0.6 होती है, और 6.0 लिखा, सॉरी। और आप pH अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 10th का, तो उसमें pH अगर 7 से ऊपर की तरफ 14 की तरफ जाता है तो बेस होता है, और 7 से 0 की तरफ आता है तो आप देखेंगे कि माने कि आप देखेंगे तो अम्लीय होता है, और बेस को क्षारीय कहा जाता है, इसमें अम्लीय लिखा। और इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों में आप देखेंगे, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। आप देखेंगे लेटेराइट मृदा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में अधिकतर पाया जाता है, जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। लो, आपको यह भी पता चल गया कि यहाँ पर भी पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहां इनमें ह्यूमस प्राप्त रूप पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, माने विरल वनस्पति रहेगी और अर्धशुष्क। स्थल रूपों पर इसकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। आप देखेंगे काजू की फसल लेटेराइट मृदा में उगाया जाता है। अब हम देखेंगे मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। हाँ, जैसे आप देखेंगे, आप मरुस्थल राजस्थान का आप देखेंगे तो अधिकतर भूरा और लाल रहता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक है। अच्छा, यहाँ अगर शुष्क जलवायु के कारण में जैसे वहाँ देखेंगे आप राजस्थान का, आप तो, और उच्च तापमान के कारण राजस्थान का तापमान भी, और जल वाष्प माने वाष्प होना, आप तो दर अधिक है, और मृदाएं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। मृदा के सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और नीचे की परतों में चूने कंकड़ की सतह पाई जाती है।
और इसके कारण मृदा में जल अंतःसंधान इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। संधान जिसको अंतःसंधान माने सोख रोकने की अवरुद्ध हो जाता है, और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। माने कि वहां पर भूमि का बनाया जाने के लिए उपयोग कर रहा है, राजस्थान में सिंचित बनाया जा रहा है, सिंचित करके। अब देखेंगे वन मृदा। वन ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहाड़ी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं, और इन मृदाओं के गठन में पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। देखेंगे नदी घाटियों में दोमट और सिल्टदार होती हैं। देखिए पर्वतीय वन मृदा को बात कहा गया है। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है। ऊपरी ढालों में हिमालय के हिमांचित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिशिलिक एसिडिक कहते हैं, अधिशिलिक को इंग्लिश में, तथा ह्यूमस रहती हैं। माने ह्यूमस माने आप जैसा कि कह सकते हैं कि सड़ने गलने, जो पत्तियों को सड़े गलने से जो प्राप्त होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों यदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। आप नदी सोपानों के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और जलोढ़ मृदा अपरदन और संरक्षण देखेंगे। अपरदन और संरक्षण से कैसा मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन का आप डिफिनीशन देख चुके हैं। और मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है, लेकिन अब इन दोनों को अलग कैसे करें। और दोनों में संतुलन होता है, माने परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण, निर्माण और खनन इत्यादि कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, और जिन्हें अवानालिकाएं कहते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अवानालिकाएं क्या है, तो आप देखेंगे बहता जल मृत्तिका मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवानालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खान भूमि वेडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। अब आपको पूछ लिया जा सकता है उत्खान भूमि क्या है, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप जान जाएंगे। आप किताब को बढ़िया से पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए खड्ड भूमि, तो आप अगर आप किताब नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं किताब को बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत मैं भी सीख रहा हूँ, तो दिक्कत पड़ती है, लेकिन जल्दी से मैं इसे सुधारने का और प्रयास करूँगा। और आपको इसे पढ़ने से पहले आप एक बार किताब को जरूर पढ़ लें, ताकि आपको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चला थोड़ी नहीं सकता। कई बार जल विस्तृत
क्षेत्र को ढके हुए ढाल के नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में कई क्षेत्र की ऊपरी मृदाएं घुलकर जल के साथ बह जाती हैं और इसे चादर अपर्दन। अब इसे देखेंगे, एक ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदाएं घुलकर बह जाती हैं, इसे चादर अपर्दन कहते हैं। आप अगर किसानी क्षेत्र से होंगे, गांव क्षेत्र पे, तो आप देखेंगे होंगे जब खेत सींचा जाता है तो ऊपरी वाले जो मृदा होती है कहा जाता है। पवन पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदाएं उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। देख लीजिए, बहुत डिफिनीशन इसमें दिया गया। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने से ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं और जिसके अंदर बहता पानी, देखें हम बताने जा रहे थे कि पानी जब बहता है तो मिट्टी ऊपरी परत को नीचे की तरफ ले जा लेता है, तो ऊपर कम खेती का देखेंगे, जो ऊपरी साइड रहेगा वहां पर कम उपजाऊ होगी, तो कहें तो इसीलिए जिसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदाएं कटाव करता है। और ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। आप देखेंगे समोच्च रेखाओं समांतर हल चलाने, आप समोच्च रेखा खेती आप देखे होंगे कि जहाँ तक पहाड़ी पर करिए क्या है, क्लास 9 में पढ़ाए थे, लेकिन वैसे देखेंगे क्या आप भी बताया होगा इसके बारे में। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है, माने कि आपको चित्र दिखाया गया होगा। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। अब सोपान आप देखेंगे, सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है और पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। देखेंगे पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान, अगर पूछ लिया जाए, अगर आपको एरिया मालूम है कि पश्चिमी और मध्य हिमालय के बीच में आता है, तो अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर किस खेती की जाती है, तो आप सोपान अथवा सीढ़ीदार किस खेती लिख देंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगा आपको। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है और ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि, अब देखेंगे पट्टी कृषि भी एक आ गया, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला, स्लेटर बेल्ट मेखला कहते हैं, इसलिए माने कि पेड़ को खेत के चारों तरफ लगा दिया था ताकि वहां की हवा को वो रोक सके, और हवा कम रहेगी तो ऊपर की मिट्टी को नहीं उड़ा पाएगी, जो ह्यूमस भरी मिट्टी होती है उसे नहीं उड़ा पाएगी, नहीं तो हवा उड़ा ले जाती है जहाँ तक। इसीलिए अधिकतर अब आप रबी और खरीफ देखेंगे, और जायद की फसल इसीलिए उगाया जाता है कि ताकि जो मिट्टी है उसमें अगर फसल बोया जाएगा तो ऊपर की ह्यूमस खत्म नहीं होगी, तो ताकि हवा बयार जो चलती है अधिकतर मौसम का शुरुआत होता है तो उससे दिक्कत नहीं पड़ेगी। मई और जून का महीना जानते हैं आप, बहुत तप की गर्मी होती है। पट्टी कृषि, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है, और इन रक्षक पट्टिकाओं का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे रक्षक मेखला का योगदान, आप अगर पूछ सकता है आपसे तो आप अगर इसे याद है तो आप लिख सकते हैं कि पश्चिम भारत के रेत के टीलों के स्थायीकरण में योगदान है। जैसा कि अब ये देखेंगे भारत के पर्यावरण की दशा, अब आप इसे आप पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज कर इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है।
और हम यहीं पर ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जैसा कि ये पार्ट 3 है, हाँ आपका ये पार्ट 3 है, हाँ पार्ट 3 है। और आपको, और इसके आगे मैं इसके आगे अब क्वेश्चन आंसर का भी बनाऊंगा, और क्वेश्चन आंसर का बनाऊंगा, और इसका एक नोट्स का भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैं पहले पार्ट में आपको बता चुका हूँ। और जैसे आपको बुक पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगते हो, तो आप नोट्स का भी वीडियो देख सकते हैं, वो कम समय में बनाया गया है। और क्वेश्चन आंसर का भी बनाया गया है। और आप इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो उसमें भी पा सकते हैं। और देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप इसको शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट भी करें, जहाँ मुझसे गलती हुई है उसको मैं सुधारने के प्रयास करूँगा। और इसी के साथ धन्यवाद।